पढ़ना है, ज्ञान नहीं। चल, तो वायु द्वारा हो सकता है, और कैसे हो सकता है? जल द्वारा, है ना, कि नहरों के किनारे या नदियों के किनारे जो खरपतवार उग रहे हैं उनके बीज कहां गिर जाते हैं और बह के खेत तक आ जाते हैं। तीसरा, पशु पक्षियों द्वारा। देखो, खरपतवार के बीजों का बीज चोल बहुत ज्यादा कठोर होता है ना, तो वो पाचन तंत्र में से बिना नुकसान के वापस आ सकते हैं। जैसे अपन कभी कभी भिंडी खा लेते हैं कि नहीं, भिंडी के बीज कठोर होते हैं, कुछ भी नहीं बिगड़ता, पैसे वैसे नहीं है, फिर खेत में पहुंच जाते हैं वापस। अरे उसमें बुरा मानने की बात थोड़ी, साइंस है। अच्छा रहा तुम डॉक्टर नहीं बने, नहीं तो फिर तुमको पढ़ाते कि कितने प्रकार की होती है, कितने रंग होते हैं, कैसी संरचना होती है, कैसा गठन, टेस्ट करना पड़ता है। टीचर्स की ड्यूटी भी लगा देते हैं कभी कभी, है ना। तो मैं तो खरपतवार पढ़ा रहा हूं। तो अगर किसी भैंस को अपन ज्वार खिला दें तो सोरगम केक प्राप्त होता है सुबह सुबह। देखा तुमने कभी? नहीं देखा? वो जो गोबर करती है उसके ऊपर ज्वार के दाने दिखाई देते हैं, तो वो दाने जो है अंदर जाके पूरे पाचन तंत्र में से गुजरने के बाद भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा। तो ऐसे ही बहुत सारे पशु या पक्षी खरपतवार के बीज खा लेते हैं, फिर अन्यत्र किसी स्थान पे जाके जब गिफ्ट प्रदान करते हैं तो वो बीज वहां पहुंच जाते हैं, है ना। या तो जैसे भेड़ के ऊन में गोखरू चिपक गया, फिर दूसरे स्थान पे चले गया, है ना, कोकल बर चिपक गया, लिफ्ट भी ले लेते हैं। तो आवारा पशुओं को खेत में नहीं घुसने देना। चलो, और कैसे आ सकते हैं बताओ? है? फसल के बीजों के साथ आ जाते हैं, जैसे गाजर घास गेहूं के साथ आया। और कृषि यंत्रों के द्वारा जो मिट्टी लगी रहती है उसमें चिपक के आ जाते हैं, है ना। कच्ची गोबर की खाद खेत में खरपतवारों का प्रमुख स्रोत है। प्रश्न आता है कि गोबर की खाद डालने के बाद कौन सी समस्या बढ़ जाती है? खेत में खरपतवार उस साल ज्यादा उगते हैं जिस साल अपन गोबर की खाद डालते हैं, है ना। और मनुष्य के द्वारा, मनुष्य काम कब से शुरू कर दिया इसने? मनुष्य करता है क्या खरपतवारों का? लेंटाना कौन लेके आया? जलकुंभी कौन लेके आया? तो सब इंसान ही तो ला रहा है। तो ये हो गया खरपतवारों का प्रकीर्णन। अब कुछ खरपतवारों की संरचना फसलों के समान होती है, जैसे गेहूं में, धान में। इसके कारण किसानों द्वारा इनको पहचानना मुश्किल होता है। दो चीजें होती है, देखो, एक होती है प्लांट मिमिक्री, इसमें पौधा पौधे के समान दिखाई देता है, जैसे गेहूं में गेहूं सा। और एक होती है सीड मिमिक्री। कौन सी होती है बेटा? इसमें बीज बीज के समान दिखाई देता है, जैसे सरसों में। तो कितने प्रकार से मिमिक्री करते हैं? दो प्रकार से। अच्छा, ये फसलों के साथ उगते हैं, फसलों के साथ ही पुष्पन कर लेते हैं, फसलों के साथ पक जाते हैं, मतलब कटाई करो तो ये रेडी रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, अपने जीवन चक्र को फसल के साथ एडजस्ट कर लिया है, आगे पीछे नहीं। जब फसल के अंकुरण का समय है, इनके अंकुरण का समय, जब फसल में पुष्पन हो रहा है, इनमें भी हो रहा है, जब फसल पक गई, ये भी पक गए, रेडी, है ना। तो ये फसलों के साथ अंकुरण, पुष्पन सब एक साथ नहीं है, इनमें से कुछ ये दर्शाएंगे, कुछ ये दर्शाएंगे, कुछ ये, है ना। हमेशा सब लेके नहीं चलना है। इनका अंकुरण, पुष्पन एवं परिपक्वन फसलों के साथ हो जाता है। ये अधिकतर कीट रोग के प्रतिरोधी होते हैं। मतलब इनके अंदर बहुत ज्यादा रोग और कीट नहीं लगते हैं। ये अम्लीय, क्षारीय, लवणीय, जलमग्न एवं रेगिस्तान में भी उग सकते हैं। है विशेषता। अम्ली भूमि वहां भी उग जाएंगे, क्षारीय भूमि वहां भी उग जाएंगे, रेगिस्तान में जहां पानी भरा है, कुछ नहीं उग रहा है, वहां भी उग जाएंगे, जहां इंसान नहीं होते वहां भी खरपतवार होते हैं। चलो, कितनी विशेषता हो गई अपने पास? थोड़ी सी और बची है ना। इनकी जड़ें भूमि में अधिक गहराई पर जाती। बताओ किसकी जाती है? खरपतवार की तो जाती है। हिरणखुरी की 20 फीट। अपना कुआ खुद खोदो .com। मोथा 5 से 7 फीट। इनमें लंबी सुषुप्त अवस्थाएं पाई जाती। सुषुप्त अवस्था किसको कहते हैं बेटा? हाँ, वह अवस्था जब जीवित बीज बुआई करने पर अंकुरित। हेलो हेलो। हाँ,
बच गए। वो भी बंद हो गई ये वाली। हाँ चलो, देखो सुषुप्त अवस्था क्या है। ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है। देखो जब भी आदमी जागा हुआ रहता है तो वो ज्यादा उपापचयी क्रियाओं की दर से जीता है, जल्दी जल्दी रिसोर्सेज खत्म होते हैं। एक बीज है मान लो, जैसे आम के नींबू के बीज है, इनको कहते हैं रिकैल्सिट्रेंट सीड। क्या कहते हैं बेटा? इनकी उपापचयी क्रियाओं की दर तेज होती है, इसलिए ये 1 महीने के अंदर अंदर ही मर जाते हैं। जो आम अपन गुठली बचा लेते हैं वो कभी भी नहीं उगती जिंदगी में, देखा तुमने? क्यों? क्योंकि वो 1 महीने के अंदर अंदर उसकी बुआई करना पड़ती है, नहीं तो उसके अंदर की नमी खत्म हो जाती है। जो ऐसे डायरेक्ट फेंक दो उग जाएगा, है ना? तो अगर उपापचयी क्रियाओं की दर तेज है तो पौधा या बीज ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाए। पशुपालन में भी पढ़ते, छोटे पशुओं की उपापचयी क्रियाओं की दर ज्यादा रहती है, श्वसन दर ज्यादा रहती है, टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है, बड़े पशुओं में कम होता जाता है। तो पुराने जमाने में जैसे ऋषि मुनि तुमने देखा 1,000 साल की तपस्या कर रहे हैं, तो फिर अपने मन में ख्याल आता है ये खाते क्या होंगे। वो क्या करते थे, अपनी श्वसन दर को, अपनी उपापचयी क्रियाओं की दर को बहुत ज्यादा स्लो कर लेते, बिल्कुल मूवमेंट नहीं करते थे। तो वो जो उनके पास रिसोर्सेज है वही बहुत लंबे समय तक चलते थे। ऐसे प्रकृति में बहुत सारे बीज है जो कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, तो वो अपने आप को कायम डाल लेते हैं सुषुप्त अवस्था में। ऐसी अवस्था जिसमें श्वसन की दर बहुत स्लो हो जाती है, जिसमें उपापचयी क्रियाएं लगभग नहीं के बराबर होती है, सिर्फ जिंदा रहना एक ही उद्देश्य है ना। जैसे हिरणकुरी के बीजों में कितने वर्षों की सुषुप्त अवस्था है? 50 से 60। गेहूं में भी 3 वर्ष तक अंकुरण हो सकता है, पर हिरणकुरी में कितने वर्ष तक हो सकता है? इसका अर्थ यह है कि हिरणकुरी का कोई बीज बेचारा विपरीत परिस्थिति में चला भी गया, वो कब तक नहीं उगेगा? जब तक उसके लिए उपयुक्त परिस्थितियां नहीं आ जाती। लोग कहते हैं ना प्रलय के बाद कुछ नहीं बचेगा, प्रलय तो 7 दिन का ही होता है, ये तो 60 साल बाद भी बच जाता है। तुम सोचो अपन हिरणकुरी उखाड़ने गए, वो दिखता था ऐसा लल्लू कुंचू आरोही पौधा सीधा खड़ा बिन, अपन ने उसको उखाड़ा, बोले हाथ मत लगा, तेरे दादाजी की उम्र की हूं मैं, 60 साल से थी यहाँ। वो इतना खुश हो रहा है, भगवान पता नहीं क्या ही सोच रहा मन ही मन में। बथुआ में कितनी सुसुप्त अवस्था है? अधिकतर खरपतवार C4 होते हैं। इससे क्या फायदा होता है? C4 पौधे कम प्रकाश और CO2 की सांद्रता में भी प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, है ना। बथुआ कैसा होता है? C3। याद रखना है ना, ये अपवाद है, इसलिए पूछा भी जाता है कि कौन सा खरपतवार C3 है, बथुआ, है ना। तो C4 पौधे अपन ने पढ़े थे एक बार, याद है तुमको थोड़ा बहुत? ऐसे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान, उनमें हैच एंड स्लेक चक्र पाया जाता है, जिसमें ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बनता है और उसमें 4 कार्बन अणु होने के कारण प्रकाश संश्लेषण ज्यादा अच्छे से होता है ना। ये कम प्रकाश और कम CO2 की सांद्रता पर भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। इनमें प्रकाश श्वसन नाम की एक खराब प्रक्रिया बिल्कुल नहीं पाई जाती। तो C4 पौधे ज्यादा दक्षता वाले पौधे होते हैं। तो ज्यादातर खरपतवार कैसे हो गए हैं? अब गाजर घास एक ऐसा पौधा है जिसमें ऊपर की पत्तियां C3 होती है और नीचे की पत्तियां C4 होती। सोचो कितना खतरनाक मामला है ना। तो ऐसा खरपतवार जो C3 C4 दोनों ही होता है, वो कौन है? गाजर घास। उसने परिवर्तन कर लिया खुद में, पहले खाली C3 था, अब क्या हो गया? वो C4 डेवलप हो गया। चल और बताओ, और क्या विशेषता है खरपतवार की? बताओ। अरे यार कुछ नहीं बताते हो। इनके बीज बहुत छोटे होते हैं, जिसके कारण ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से तो बहुत है। कितने टॉपिक पढ़ लिए? 1 2 3। तुम्हारा भी अलग ही काम है यार, एक में 3 पढ़ लेते हो। चलो लिखो। सर सत्यानेसी, सत्यानेसी उगता है बेटा सरसों के साथ। नहीं तो मैं जीएल सर बोलूंगा और ड्यूटी लगा देंगे कॉपी चेक करवाने में। फिर रोज लिखना है और चेक कराना है, फिर और खराब मामला है, इसलिए लिखते रहा करो। अच्छा तुम लिखो नहीं लिखो, मेरा कोई फायदा नुकसान है क्या? नहीं, फिर भी देखो जबरदस्ती परेशान कर रहा हूं। हाँ? नहीं रे, मैं इतना ही पढ़ाता हूँ। अभी तो और पढ़ूंगा, टाइम बच गया, आना है और 5 बजे जाना है, दोनों अटेंडेंस लगाना है और सब ऑफिस में कैमरे लगा दें। फिर फंसेगा आदमी, फिर इतना कुछ नहीं होगा सुपरवाइजर बन के। वारों का वर्गीकरण, जैसे फसलों का वर्गीकरण हम पढ़ते हैं ना, लिखो हेडिंग।
देखो, जैसे अपन फसल का वर्गीकरण पढ़ते हैं ना, ऋतुओं के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर, ऐसे अपन खरपतवारों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, है ना। तो मैं हेडिंग हेडिंग लिख देता हूं, बाकी वर्गीकरण अपन कल देख लेंगे, है ना। सबसे पहला वर्गीकरण हम पढ़ेंगे पत्तियों की संरचना के आधार पर। दूसरा पढ़ेंगे बीज पत्र के आधार पर। तीसरा पढ़ेंगे ऋतुओं के आधार पर। चौथा पढ़ेंगे जीवन चक्र के आधार। 12वीं में क्या किया, जीवन चक्र में ही ऋतु डाल दी। अब हिरणखुरी बहुवर्षीय है, उसको रबी में लिख दिया, तो बच्चा कंफ्यूज होएगा कि नहीं होएगा। और आखिरी है खरपतवार फसल संबंध के आधार पर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि जब मैं पढ़ाऊं तुमको छोटी पत्ती वाले खरपतवार और सकरी पत्ती वाले खरपतवार, तो दो दो तीन तीन उदाहरण लिखवाऊं कि 10 10 है। अच्छा, मैं 10 खरपतवार लिखाऊं और 10 ही याद भी करवा दूं, फिर चलेगा मामला। वेरी गुड, चलो लिखो फटाफट। अरे नहीं हुआ टाइम भाई, मेरे सामने घड़ी चल रही है, वो देख कंप्यूटर में। ऐसे भागने के लिए क्यों तैयार रहते हो, फिर तुम ही पूछते हो ना सर कोर्स कब खत्म होगा, वो चाहे 5 मिनट बचे हुए। 12 15 हो गया ना, 12 20 पे क्लास खत्म होगी। चलो चले आगे। पहली हेडिंग लिखो पत्तियों की संरचना के आधार पर। बताओ कितने प्रकार के हो सकते हैं। 2 प्रकार के, चौड़ी पत्तियों वाले और सकरी पत्तियों वाले। लिखो। अरे क्या लिख रहा हूं रे मैं यार। है? देखो, जो समझदार आदमी ना वो 4 4 नाम एक बार में पढ़ के लिख सकता है। मुनमुना, सेंजी, मकोई, जंगली चूक। तो वो जब लिखेगा तो 4 बार उसके दिमाग में रिवीजन भी होगा। और जो कम इंटेलिजेंट आदमी वो गोकरू को 2 बार पढ़ेगा। और यहाँ गोकरू लिखा है क्या, 8वें नंबर। अब समझ में आ गया मुझे धीरे क्यों लिखते हो तुम। देखो इसने तो अब शुरू किया लिखना। डन।